अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम न्यूज़ प्लस में इंतहाई दुख और तकलीफ़ और दुखी दिल के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि वही हुआ जिसका ख़तरा था, जिसका डर था। रमज़ान मुबारक से पहले पूरा महीना लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम करते रहे, हुकूमत को समझाते रहे, बताते रहे, ख़तरात बताते रहे, एक्सपर्ट्स की राय लेते रहे, बार बार बताते रहे, डॉक्टर्स बार बार बताते रहे कि जनाब ये ख़तरा बढ़ जाएगा। और वही हुआ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस आखिरकार बेकाबू हो ही गया है। दिखाऊं आपको तादाद, दिखाएं जी आज की क्या सूरत हाल है। 64,000 मरीज अब तक आ चुके हैं, कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं, 40,000 एक्टिव केसेस हैं। दिखाएं जी ज़रा वो आदाद शुमार दिखाएं ज़रा हमारे नाज़रीन को, जो कंफर्म्ड केसेस। और सिर्फ आज के दिन 24 घंटों के अंदर 2636 आज के दिन सिर्फ जो है वो 2636 कंफर्म 24 घंटे में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और ये और जो एक्टिव केसेस है 505 है। डेथ्स से आज 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स हो चुकी है, अब तक 1317 डेथ्स हो चुकी है। रिकवरी 12,000 है और 24 घंटों के अंदर 2074 अफराद रिकवर हुए हैं, जो कि मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये सूरत हाल है। जो डेथ टोल है वो तकरीबन 2.1% है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बताया जा रहा है कि इसकी डेथ टोल जो है वो 2% है, उसके करीब है। लेकिन ये चंद दिनों के अंदर जो सूरत हाल बनी है, दिखाएं जी बाकी ग्राफ्स दिखाएं, जो सूरत हाल बनी है कि दिन ब दिन जिस तरह से बढ़ी है। और 2636 केसेस सिर्फ आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं। ज़रा डेथ टोल दिखाएं हमारे नाजरीन को। जो डेथ टोल चल रहा है वो सबसे ज़्यादा 60 साल की उम्र से लेकर 69 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। कोरोना से अमवात बढ़ती चली जा रही है। अवाम में क्या है? अवाम में इंतहा की बेहतियाती है, बेइंतहा बेहतियाती बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में रश इस कदर बढ़ गया है कि बेड्स खत्म हो चुके हैं वहां पर। अब जो भी पेशेंट जाता है उसको वापस घर भेजा जाता है कि अगर कोई कंफर्म केस है तो अपने आप को घर में क्वारंटाइन करें। सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल केसेस को ही वहां पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। और इंतहाई कशीदा सूरत हाल इस वक्त सिर्फ लाहौर, पूरे पंजाब की, सिंध भर के अस्पतालों की है। बेड्स खत्म हो चुके हैं। अस्पतालों के जो सरकारी अस्पताल है वहां पर बेड्स खत्म हो चुके हैं। और जो आने वाले चंद दिन हैं उसके बारे में आपको बता दूं, जो सूरत हाल बन रही है, जिस तरह से ग्राफ्स बता रहे हैं, इंतहाई संगीन तरीन सूरत हाल बन रही है। और उसकी वजह कौन है? उसकी वजह सिर्फ आप हैं और उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। हम सब इसकी वजह है, क्योंकि हमने एहतियात बरती ही नहीं है। हम आज भी इसी शशोपंज में हैं कि जनाब कोरोना वायरस तो है ही नहीं, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, ये तो एक धौंस है, ये तो एक धोखा है, ये तो सिर्फ अपने तौर पर बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है पूरी दुनिया का। कोई कोरोना वायरस नहीं है। गले मिलते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, खाने खाते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ इकट्ठे हो रहा है। मास्क तक नहीं पहने, सड़कों पर आप जाएं बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं। सैनिटाइजर का कोई इस्तेमाल नहीं है, हाथ बार बार नहीं धो रहे हैं, उसी तरह बच्चों को पकड़ रहे हैं। यह सूरत हाल हमारी इस वक्त बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बुरी तरह डगमगा रहा है। कम अज कम 40 से 42 डॉक्टर्स की मुख्तलिफ अस्पतालों से मेरी आज बात हुई है। इंतहाई परेशान सूरत हाल है, क्योंकि डॉक्टर्स की भी डेथ हो रही है। सिर्फ आज के दिन जो हमें रिपोर्ट हुए 4 डॉक्टर्स उनकी डेथ हो चुकी है, यंग डॉक्टर्स, और उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से लड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ही उनको वो नहीं लिए, वो किट्स ही नहीं उनको मिल सकी और आखिरकार वो इसकी जद में आए। और सैकड़ों डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं, कोरोना पॉजिटिव, और वो अब क्वारंटाइन हुए हैं। आए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी, पेट्रोन इन चीफ YDA मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साथ मौजूद है, मोलेकुलर पैथोलॉजिस्ट। डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आतिफ साहब से सबसे पहले बात करता हूं मैं। डॉक्टर साहब, चूंकि आप अस्पताल में हैं, आप कोरोना की जद में खुद आए हुए हैं, डॉक्टर सलमान हसीब इसकी जद में, आप क्वारंटाइन है, सूरत हाल के बारे में बताइएगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर अहमद बिलाल वक्कार साहब, इसी का डर था, इसी के बारे में हम बार बार कह रहे थे, आने वाले दिन कितने खतरनाक नजर आ रहे हैं आपको? थैंक यू मुर्तजा। बिल्कुल जी, इसका नंबर जो है, जो आज आपने बताया 64,000 से क्रॉस कर चुका हुआ है। इसका नंबर जो आगे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो यही है कि इसका नंबर बढ़ेगा।
जिस तरह से हमारा लॉकडाउन नहीं है और आवाम एक दूसरे से मिल रही है, ईद से पहले इन्होंने लॉकडाउन खोल दिया था, तो डेफिनेटली इसके नंबर ने बढ़ना है। और WHO ने के जो हैं डायरेक्टर, जो हेड हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि जी पाकिस्तान का जुलाई तक जो नंबर होगा दैट विल बी अराउंड 200,000 जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नंबर इज गोइंग टू ग्रो। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सब डॉक्टर्स ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत हुकूमत को समझाया। अब आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या होने वाला है? क्योंकि जो मैंने आज सूरत हाल अस्पतालों की जानी है वो तो इंतहाई खतरनाक होती जा रही है और वर्स्ट होने की तरफ बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, सूरत हाल तो जैसे हमने निशानदेही की थी, और निशानदेही इसलिए की थी कि हमें नज़र आ रहा था कि आवाम में किसी किस्म का ये एहसास नहीं था, उनको ये पता नहीं था कि कोरोना वायरस कोई चीज़ है। और बज़ाहिर ये लग रहा था, हमें ये महसूस हो रहा था कि आवाम ये समझती थी कि ये सब ऐसे ही कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसमें डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं। और हमें अफसोस था कि हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत ने भी जो है वो लॉकडाउन को ईज़ कर दिया। आपने देखा कि ईद से 2 हफ्ते पहले लोगों ने जिस तरह से शॉपिंग की है, और वो भी छोटे दुकानदारों से शॉपिंग हुई, कोई बड़े मॉल नहीं खोले गए, बड़े मॉल बाद में खोले गए। लेकिन उसे देख के हमने फिर कह दिया कि ये मजीद अब आने वाले दिन क्या नजर आ रहे हैं, आने वाले दिन क्या लग रहे हैं? अब आने वाले दिन हमें बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है। हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ना करे, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम जो कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि इस तरह हो जाए, लेकिन हम कोई साइंसी उसूल से बात कर रहे हैं, हम एज ए प्रोफेशन हम बात करते हैं कि ये चीज़ें चूंकि हमें नज़र नहीं आ रही है, इसलिए आइंदा हमें ये लगता है कि ये मसला और ख़राब होगा। और अल्लाह ना करे, हमें लगता है ऐसा है कि शायद हम ये जंग कोरोना वायरस का, हम शायद जंग जीत ना पाए, और जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही हल है कि जी इस बीमारी के फैलाव को रोकना 2 लाख एक्सपेक्ट किया जा रहे हैं डॉक्टर कैसर साहब, 2 लाख अफराद एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। जो सूरत हाल है, हमारा हेल्थ सिस्टम तो क्रैश कर जाएगा। क्रैश कर जाएगा नहीं, मेरे ख्याल में हम उसके करीब आ चुके हैं। वेरी राइट। 2 लाख की आपने बहुत दूर बात कर दी है। हम तो अभी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैंने चैनल पे सुना है कि जी अभी बेड मौजूद है, अभी तो वेंटिलेटर भी मौजूद है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि कल मैंने सुना है मेयो के अस्पताल के MS को कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, शॉर्टेज होने वाली है, तो लिहाजा इसका ख्याल किया जाए। और कराची में मैं रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं जो अपने जानने वाले को मैं दाखिला नहीं करा पा रहा हूँ, जिधर वो भेजता हूँ उधर कहते हैं बिस्तर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो ये जो कराची की सूरत हाल है, तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बोर्ड लगा दिए कि जी हमारे पास बेड बिल्कुल नहीं है, तो कोरोना के मरीज तकलीफ ना करें, हमारे पास ना आए। तो ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ये 2 लाख तो दूर की बात कर रहे हैं आप। अभी मैं तशवीश में हूँ कि अगले 2 हफ्ते में क्या होने वाला है, या अगले 10-12 दिन में क्या होने वाला है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पहले से आगाह करते रहते, जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि 22 जनवरी 2020 को हमने ये सारी बातें बता दी थी कि इस तरह होना है, तो लिहाजा तैयारी कर लें। आज भी हम कहते हैं कि जब सब चीज़ें खुल गई हैं तो आपने हेल्थ की फैसिलिटीज़ में इजाफा करें, वेंटिलेटर्स में इजाफा करें, उसको चलाने के लिए जो टेक्निकल लोग होते हैं उनको लाएं, उनको इजाफा करें, बेड्स की सूरत हाल को देखें, उसमें इजाफा करें। तो ये जब तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि अब आप मैं समझ गया। डॉक्टर अहमद बिलाल साहब, ये फरमाइएगा कि अब हमारे पास रास्ते क्या है? हम वर्स्ट को टच तो कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास क्या रास्ते बचे हैं? देखें मुर्तजा, इसमें हमारे पास बहुत, जो अगर देखा जाए तो जो नंबर्स हमारे हो गए हैं और जिस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से तो हमें इस टाइम पे भी लॉकडाउन का, या जिसे आप कहते हैं जो मेडिकल कर्फ्यू होता है, उसके मुतालिक सोचना पड़ेगा कि जी क्या अगर ये लगा के कुछ अरसे के लिए टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए और उसके बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए, ताकि जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, हमें अब ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें
आपने ट्रांसपोर्ट भी खोल दी, जिसमें आप लोग शॉपिंग मॉल्स में भी चले गए। अब हम नहीं जानते कि कौन सा बंदा मरीज है, कौन सा एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और उसने कहां से डिजीज एक्सट्रैक्ट की है। जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो उसका हल जो है, जो सामने जो रह जाता है, वो यही है कि जी एक लॉकडाउन कर दिया जाए। उसके बाद 14 दिन या 21 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी मरीज होगा जिसको सिम्टम्स डेवलप होंगे वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसको ट्रीट करें, घर में क्वारंटीन करें, ताकि इससे ज्यादा नंबर जितने इन्फेक्ट हो गए इससे ज्यादा ना बढ़े। मिड ऑफ जुलाई में जब आपके पास 200,000 जो कि प्रिडिक्शन है WHO के डायरेक्टर जनरल साहब की, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि पाकिस्तान का नंबर विल क्रॉस 200,000 बाय मिड ऑफ जुलाई। अगर ये वाकई में सच हो जाता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ये सच हो जाता है तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि आपका मेडिकल जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक बिल्कुल वर्ज पे है कोलैप्स करने की। अगर ये आगे बढ़ता है नंबर तो, और आपका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो जो मरीज होगा उसको कौन देखेगा, किधर किधर जाएगा वो मरीज, किस तरह से आपने उस मरीज का इलाज करना है, उसको आपने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज जो है वो आवाम को प्रोवाइड की दो इश्यूज अहमद साहब आ रहे हैं, 2 इश्यूज आज मैंने आइडेंटिफाई किए जो मैंने चेक किया। नंबर 1 तो ये कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स को लिया जा रहा है, और जो क्रिटिकल आता है उसको किसी भी वक्त ऑक्सीजन की या फिर अल्टीमेटली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और वेंटिलेटर बहुत कम हो गए हैं। दूसरा ये है कि जो टेस्ट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में लिया जा रहा है उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो कम अज़ कम 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 दिन लग रहे हैं। अब उन 6 से 7 दिनों के अंदर अगर वो सस्पेक्ट है तो उसको सस्पेक्ट में डाल दिया जाता है और ये सूरत हाल बन जाती है। तो डॉक्टर आतिफ मजीद साहब ये फरमाइएगा कि जो 2 मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक तो वेंटिलेटर शॉर्ट हो रहे हैं, अस्पताल भर चुके हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट है उन्हीं को रिसीव किया जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब? और आप भी चूंकि इसका इन्फेक्टेड हो गए हैं, आप भी क्वारंटाइन में हैं, मुझे जरा अस्पतालों की सूरत हाल तो बताइएगा, क्या बता रहे हैं यंग डॉक्टर्स मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है? बहुत शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया हमें, ताकि हम ठीक सूरत हाल आम आवाम को बता सकें। देखिए, हम तो 3 माह पहले से तमाम के तमाम डॉक्टर्स और प्रोफेशनल ये चीख रहे थे कि अगर ये चीज़ें कुछ वर्स्ट कंडीशन की तरफ गई तो हमारे पास इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम ये बर्डन उठा सकें। तो वही कुछ हुआ जो हम कहते रहे हैं, लेकिन एज़ यूजुअल इस गवर्नमेंट ने, इस कौम ने हमें शायद सीरियस नहीं लिया और वो शायद किसी भी प्रोफेशनल्स को सीरियस नहीं लेते और हमारी बात को उठा कर रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। अब वो वक्त आ चुका है कि हमारे पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि हम लोग जितने ज़्यादा केसेस अभी आ रहे हैं कोरोना के, उनको फैसिलिटेट कर सकें। सिर्फ वेंटिलेटर का मसला नहीं है मुर्जा साहब, ये वेंटिलेटर तो बहुत बाद की बात आती है, वो तो शायद बहुत पहले उनकी जो उनकी खपत थी वो पूरी हो चुकी थी, क्योंकि पहले ही हमारे पास वेंटिलेटर्स कम थे आम मरीजों के लिए। और जो कोरोना का अजाफी बर्डन पड़ा है वो तो हम आम मरीजों से एक वेंटिलेटर खींच के हम कोरोना के सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो तो बाद की बात है। जो आम बेड्स हैं वो उनकी तादाद बहुत कम रह गई है और मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। अब हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक और फैसला किया है होम क्वारंटाइन करने का, कि जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनको, वो जो पेशेंट्स हैं वो होम क्वारंटाइन हो जाएं। ये बहुत डिपेंड करेगा क्या वो होम क्वारंटाइन किस तरह का है, क्या हमारी आवाम के अंदर वो शऊर है कि वो एक रीजनेबल तरीके से जिस तरह डॉक्टर्स हदायत देते हैं उसके मुताबिक वो होम क्वारंटाइन हो जाए। अगर तो डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक होम क्वारंटाइन ना किया गया या अवाम ने वैसे होम क्वारंटाइन ना हुए जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, तो वो जो कोरोना के केसेस वापस घरों में जाएंगे वो मजीद कोरोना स्प्रेड करने का बायस बनेंगे। तो आप खुद देखें कि अभी ये हालात हैं, तो आने वाले दिनों में इससे हालात क्या होने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एज ए प्रोफेशनल्स हम बड़ा कैटेगोरिकली देख रहे हैं कि हम लोगों को बगैर इलाज के मरता हुआ देख रहे हैं। इसी चीज से हम अवाम को डरा रहे थे, इसी चीज से हम गवर्नमेंट को डरा रहे थे, लेकिन ना गवर्नमेंट ने सीरियस लिया ना इस अवाम ने सीरियस लिया। पढ़े लिखे बंदे की बात को यहाँ रस्सी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और वही कुछ किया हुआ। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखें मुर्जा साहब कि हॉस्पिटल्स के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। ऐसी है जब बेड्स अवेलेबल नहीं है, जब टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जब कोरोना के मरीजों को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जब वो अपने प्यारों के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल वेंटिलेटर के लिए फिर रहे हैं, तो आप उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका रिजल्ट देखें कि पिछले चंद दिनों के अंदर इमरजेंसीज के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा मैसिव लड़ाइयां हुई हैं।
डॉक्टर्स को मारा गया है, नर्सेस को पिटा गया है, सिर्फ इसलिए कि ना कोरोना वार्ड्स के अंदर जगह खाली रही है और ना ही वेंटिलेटर्स वो अवेलेबल रहे हैं। तो सूरत हाल तो इस तरह की है। हम एक ही बात कर करके अवाम के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ थक गए हैं, क्योंकि जब आपकी सुनवाई ना हो, जब आपकी बात बार बार ना सुनी जाए, तो आपको तकलीफ होती है कि हम जो ठीक बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं सुनी जा रही। लेकिन अब ये मेरा ख्याल है कि अब हम कोरोना के रहमो करम के ऊपर हैं कि वो हमारे साथ क्या ट्रीट करते हैं। लेकिन आतिफ साहब ये बताइएगा कि फिर जो नॉर्मल पेशेंट है, जो किसी मल्टीपल डायग्नोसिस में मुब्तला है, यानी उसको मुख्तलिफ बीमारियां हैं, वो अक्सर औकात उनकी हालत बिगड़ जाती है, उनका तो फिर पुरसाने हाल कोई नहीं होता होगा, क्योंकि सारा फोकस तो कोरोना के ऊपर है, फिर उनको उनके साथ भी नहीं रखा जा सकता। और ये भी खतरा बहुत ज्यादा है कि वही पेशेंट जो जिनको कोरोना नहीं है लेकिन वो मल्टीपल डायग्नोसिस के साथ आया है, वो भी कोरोना का पेशेंट बन जाए। मुर्जा भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जाहिर बात है कि एकदम बीमारियां खत्म तो नहीं हो गई ना। सही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एकदम जो बीमारियां हैं वो खत्म हो, सारी बीमारियां खत्म हो गई हैं और कोरोना ही रह गया है। जो बाकी जो बीमारियों के मरीज हैं डेफिनेटली वो क्या उसका नाम है नेग्लेक्ट हो रहे हैं, वो उस तरह उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही, उस तरह की अटेंशन नहीं मिल पा रही जिस तरह की मिलनी चाहिए। मैं अवाम को हम यही बता थक गए थे कि ये जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं ये आगे ही नाकाफी हैं। अगर हमने बेहतियातियां की तो हम इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो हम भुगत रहे हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि जो पहले से मौजूद जिन लोगों को या मरीजों को बीमारियां हैं वो अगर कोरोना के साथ अफेक्ट होते हैं तो वो ज्यादा डेंजरस चीज है। उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है और उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो दोनों सूरत हाल में जो पहले मरीज हैं, जो पहले खुदा न खासा दिल के मरीज हैं या जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या जो ओल्ड एज हैं, वो दोनों तरीके से सफर कर रहे हैं। अगर तो वो उनको कोरोना नहीं है तो उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल पा रही हॉस्पिटल्स के अंदर, और जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी या पहले मिलनी चाहिए थी, मिलती थी। लेकिन अगर खुदा न खासा उन्हें कोरोना हो जाता है उसके ऊपर, जो कि हम बड़े ज्यादा ऐसे केसेस देख रहे हैं, तो वो उनकी हालत मजीद मिजरेबल हो जाती है। उनका डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है, उनका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई गॉट योर पॉइंट सर। बहुत वर्स्ट पोजीशन बन चुकी है। डॉक्टर आतिफ मजीद, डॉक्टर अहमद बिलाल वक़ार, डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और डिटेल में भी बात करना चाह रहा था कि इसके ऊपर बात करें, लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बड़ा वाज़ेह, मैंने आज बाकायदा इसकी रेकी की है, ख़ास तौर पर जो लाहौर के अस्पताल हैं, म्यू हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जिना अस्पताल, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दूर दूर है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और डॉक्टर्स ने तकरीबन हाथ खड़े किए हुए। मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स कहा कि मैं आना चाहता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मैं वहाँ विजिट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आँख से, ताकि मैं दुरुस्त रिपोर्टिंग कर सकूँ। सख्ती से मुझे मना कर दिया गया कि कुछ पता नहीं, आप भी शायद वायरस का अटैक ना हो जाए और आपके साथ भी कहीं वायरस न चिमट जाए और आप जब घर जाएं तो फिर आप भी अपनी बूढ़ी माँ के साथ कहीं वायरस का अब शिकार ना हो जाएं। इंतहाई वर्स्ट सिचुएशन को टच कर चुके हैं हम। आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, बल्कि 1 हफ्ता की है कह लीजिए, अस्पतालों के अंदर बेतहाशा रश बढ़ने वाला है। इतवार वाले दिन कौमी राब्ता कमेटी का इजलास होने वाला है। आपको सख्त तरीन फैसले करना ही पड़ेंगे, यही जरूरी है, क्योंकि जो चेन चल पड़ी है कोरोना वायरस की वो अब टूटेगी नहीं, यही एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और उसको तोड़ने का कोई फार्मूला नहीं सिवाय इसके कि कर्फ्यू की तर्ज का आप लॉकडाउन करें। और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आपको सख्त तरीन लॉकडाउन करना पड़ेगा ताकि ये चेन आगे ना बढ़ सके। लेकिन अब चेन आगे बढ़ चुकी, पता ही नहीं है किसको कोरोना है किसको नहीं है, क्योंकि सिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक भी है और कुछ सिम्टोमेटिक भी है। और जो नॉन सिम्टोमेटिक है वो सबसे वर्स्ट है, क्योंकि पता ही नहीं है, उसको खुद कुछ फील ही नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी नहीं टेस्ट करवाया, पता नहीं मुझे कोरोना है कि नहीं है। ऐसे भी बेतहाशा पेशेंट्स हैं जिनका अपना इम्यून उसके साथ लड़ रहा है। तो जहां ये सूरत हाल थी, वहां एक इंसानी तारीख की एक बड़ा अहम तरीन वाकया कल होने जा रहा है, जिसको कैपिटल टीवी बराह रास्त आपको दिखाएगा भी। अब चांद पर इंसान बसने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे कि वो है क्या, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसानी दुनिया की तारीख में इस जमीन पर बसने वाले इंसान कल बरोज हफ्ता एक ऐसा दिन देखेंगे कि इंसानी अकल की ही बनाई हुई तरकीब से खुद इंसानी अकल ही दंग रह जाएगी। जी हां, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा
अमेरिका से इंसानों को खला में भेजा जा रहा है। यूं कहिए कि चांद दूसरे सैयारे पर इंसानी कॉलोनी बनाने के लिए पहला कदम उठाया जा रहा है, और यह कदम उठाया जा रहा है एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स की जानिब से। यह हुकूमत की तरफ से नहीं, अमेरिकी खलाई इदारे नासा और खलाबाजी के शोबे में आने वाली एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने खलाबाज वो कल भेजेगी। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में अपने खलाबाज भेजने के लिए मुसलसल 9 सालों तक रूस पर इन्हिसार करने के बाद अब यह पहला मौका होगा कि एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी के जरिए खलाबाज सफर करेंगे चांद का। अमेरिकी खलाबाजों ने खला में जाने के लिए नासा के रॉकेट पर आखिरी सफर जो था वो 2011 में किया था, जिसके बाद नासा ने बढ़ते हुए अखराजात के पेश नजर यह सिलसिला बंद कर दिया था, और अब स्पेस एक्स कंपनी ये खला पुर करने वाली है, और वो कल 2 अमेरिकी खलाबाज जमीन के मदार में 400 किलोमीटर के फासले पर गर्दिश करने वाले बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक पहुंचाएगी। स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से अमेरिकी खलाबाज डग हर्ली और बॉब बैनकन सफर करेंगे, और यह रॉकेट नासा के खलाई मरकज कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा, जिसे आखिरी बार नासा ने जुलाई 2011 में अपने खलाई शटल एटलांटिस भेजने के लिए इस्तेमाल किया था। इससे कबल इसी लॉन्च पैड से तकरीबन निस्फ सदी पहले चांद पर दुनिया का पहला इंसान उतारने वाला रॉकेट अपोलो लॉन्च किया गया था, और खलाबाज हर्ली जो इससे कबल के एक शटल मिशन में पायलट थे 27 मई को भेजे जाने वाले स्पेस एक्स में कमांडर के फराइज अंजाम देंगे। और दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क 1961 से शुरू किए गए खलाई मिशन में अपने खलाबाज जमीन से बाहर भेज चुके हैं, जो अमेरिका, रूस और चीन है। खला में इंसान बरदार रॉकेट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी का एजाज स्पेस एक्स हासिल करने वाली है, और स्पेस एक्स इससे कबल इंसानों के मॉडल के साथ खला में रॉकेट भेजने और उन्हें बाहिफाजत उतारने के तजर्बात कर चुकी है। लोग ये समझते थे कि इतना बड़ा काम यानी स्पेस टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ हुकूमतें ही कर सकती हैं, और आज अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा काम कर रही है, और यह अपनी नौइयत का एक बड़ा ही अजूबा होने जा रहा है। और यह सिर्फ ये प्रोजेक्ट इंसानों को ले जाने का ही नहीं है, बल्कि 2022 में कॉलोनी बनाने का है। मरीख पर 2022 में जाने की तैयारियां हो रही हैं, और इसका ऐलान एलन मस्क जो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं वो भी कर चुके हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि दुनिया अब सिर्फ जमीन पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि दीगर सैयारों पर भी अपनी कॉलोनीज बनाने का प्लान कर रही है। शायद इस मामले का शाखसाना भी हो सकता है कि हजारों साल पहले इस जमीन पर डायनासोर्स का राज था, और एक इंपैक्ट हुआ, उन्हें नापेद कर दिया उस इंपैक्ट ने, और किसी दूसरे सैयारे और एलिमेंट के टकराव का खतरा बहरहाल अब भी दुनिया में बाकी है। यानी यह भी मुमकिन है कि कभी हजारों साल बाद इंसान भी जमीन पर नापैद हो जाएं। शायद इसीलिए ये स्टेप लिया जा रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि दुनिया की तारीख में ये इतना बड़ा इवेंट होगा कि एक प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा स्टेप ले रही है कि वो चांद पर एक नई कॉलोनी खोलने जा रही है, वहां इंसान बस सकेंगे। और यही सब बस सोचने की जरूरत है पाकिस्तान के तलबा को, पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के साइंसदानों के लिए, पाकिस्तान के बायोटेक्नोलॉजिस्ट को, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को, और खास तौर पर पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत को, जो कि माजी में भी सीरियस नहीं ली गई, और पहली बार ऐसा हुआ है कि यह वजारत इस हुकूमत में एक्टिव हुई है। तो आइए इस पर बात करते हैं। विफाकी वजीर बराए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, और साथ में कैम्ब्रिज बरतानिया से हमें ज्वाइन किया है स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब। आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं और वहां पढ़ाते भी हैं। तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करते हैं, आपसे रब्ता भी बहाल नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इंसान को चांद पर ले जाना, वहां कॉलोनी बनाना, और वहां भी वो भी एक प्राइवेट कंपनी, यानी कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट इदारे ही इसको बना सकते हैं, इतना बड़ा बजट, इस सारे प्रोसेस का असल मकसद क्या है? चांद पर कॉलोनीज बनाने का, इंसानों को ले जाने का फायदा क्या है, या इंसान को चांद पर भेजने का क्या फायदा है? डॉक्टर साहब देखिए, उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ये नहीं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है और ये खलाई मिशन लॉन्च कर रही है और एस्ट्रोनॉट्स को लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जा रही है और वहाँ से फिर स्पेस स्टेशन में डॉक कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी एक बहुत तहलका अंगेज या बहुत रेवोल्यूशनरी बात है, और शायद बहुत चेंज करने वाली बात है कि ये प्राइवेट कंपनी जो लॉन्च कर रही है वो रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट हैं। मतलब ये लॉन्च होके फिर वही कार्गो और वो लोग जो ले जाएंगे वो उसी कार्गो के साथ
ये वापस भी आ सकता जरा है। डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा, डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिएगा। ये एक नई चीज आपने बताई। फवाद चौधरी साहब आप मेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, यानी इंसानी अकल का शाहकार होने जा रहा है। इस पर आपकी राय क्या है और बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? देखिए ये तो एक जो ग्रैंड कॉन्सेप्ट है, एक हमारा इंसान का, आप समझिए कि जो एक ड्रीम कम ट्रू है कि किसी वो वक्त आएगा जब हम दूसरे सियारों के ऊपर कॉलोनीज बना सकेंगे, जब हम सियाहत के लिए स्पेस में जा सकेंगे और आम आदमी जो है वो टिकट खरीद के दूसरे सियारों को जा सकेगा। ये एक जो ड्रीम कॉन्सेप्ट है, ये उस ड्रीम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया है। ये जो नासा ने और स्पेस एक्स का जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, और इसके नतीजे में जिस तरह से अभी याजान आपको बड़ी तफसील से बता रहे थे कि किस तरीके से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे जो स्पेस साइंसिस हैं उनके ऊपर, जो स्पेस रिसर्च है उसके ऊपर, और जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। इसके जो और इनके जो प्रोजेक्ट्स इसके साइडलाइंस में हैं, उनमें इससे पहले एलॉन मस्क जो हैं वो छोटे सैटेलाइट्स जो हैं वो भेज रहे हैं, जिससे में जो कंपनीज हैं लाइक गूगल है, फेसबुक है, वो ये चाहते हैं कि इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट के थ्रू दुनिया पे बीम किया जा सके, जो कि ना सिर्फ फ्री होगा बल्कि उसके नतीजे में आपकी जो सेंसरशिप है इंटरनेट के ऊपर वो और बहुत मुश्किल हो जाएगी या शायद नामुमकिन हो जाएगी। सो इस तरह के जो बड़े एक आप कहिए कि जो दुनिया की तब्दीली का एक जो सफर है जो साइंसदानों ने सोचा है, उसकी तकमील की तरफ एक बहुत बड़ा जो है ये कदम। तो क्या पाकिस्तान भी कोई स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में कोई काम करने का इरादा रख रहा है या कोई प्लान कर रहा है? देखिए हमारी तो बड़ी बदकिस्मती है, हमने तो अपना जो स्पेस प्रोग्राम है, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब और उस वक्त के सदर अयूब खान जब गए अमेरिका और नासा का उस वक्त उन्होंने दौरा किया, तो हमने अपना स्पेस प्रोग्राम तो 1959 में शुरू किया और 1962 में जब हमने अपना पहला रॉकेट रहबर लॉन्च किया था, उस वक्त इंडिया चाइना तो इस सफर में दाखिल ही नहीं हुए थे। हमारी बड़ी बदकिस्मती हुई कि बाद में जहाँ पे बाकी सारे हमारे जो सफर है हमारा वो डाइवर्ट हुआ, कई रीजंस हैं, उसमें हमने अपना स्पेस प्रोग्राम भी जो है वो भी अपना कहीं हमारा जो है वो खो गया। अब दोबारा हम एक बहुत बड़ी एफर्ट करने जा रहे हैं, जो स्पार्को का हम एक चाइना के साथ एक हमारा ज्वाइंट प्रोग्राम है 2022 में, जो हमने अपना पहला खलाबाज स्पेस में भेजना है। हो सकता है कोविड की वजह से उसमें कुछ ताखीर हो जाए, लेकिन वो प्रोग्राम अब हमने हमारा इंटैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है स्पेस से मुतालिक, इससे एक बिल्कुल डिफरेंट होराइजन रिसर्च का खुल जाता है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी तमाम साइंसेस के ऊपर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत अहमियत दी जाए और हम अपने स्पेस प्रोग्राम को बहुत शिद्दत से जो है वो ले। मैं आपके साथ एक और सवाल करके मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। फाज़ साहब, पाकिस्तान कई दिहाइयाँ दूर है, दुनिया चांद पर कॉलोनीज बनाने का प्लान कर रही है और पहली बार आपकी वजारत को सीरियस लिया गया है और ज़ाहिर क्रेडिट भी आपको जाता है, इसमें कोई शक नहीं। किस हद तक सीरियसनेस दिखाई जा रही है इस वजारत में? हम अगले 3 सालों में क्या कुछ करने वाले हैं या जब से आपने वजारत संभाली क्या कुछ नया हुआ है? लेकिन अभी तक तो हमने काफी जो चीजें हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। हमने R&D जो हमारी है उसकी सारी मैपिंग की है। बहुत बेसिक से मुझे शुरू करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं था। अभी हमने उसको रिस्ट्रक्चर किया है, कुछ अच्छे हम समझ कुछ जगहों के ऊपर हमारे यहाँ पेज वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो हमने MP1 स्केल्स में रिक्वेस्ट की PM साहब को, उन्होंने मेहरबानी की कुछ कर दिया। अगले 3 साल में जो हमारे 2-3 बड़े एम्फेसिस हैं, उनमें जो सबसे बड़ा एम्फेसिस है वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का होगा। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसको हम बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दें। वो हम एक डिटेल प्रोग्राम देके आ रहे हैं। $11 बिलियन की तकरीबन हम रिप्लेसमेंट चाहते हैं अपने पोर्ट्स की और एक्सपोर्ट्स की, वो हम इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी चल रही हैं, स्टीम एक चला पाइपलाइन में है, वो अगले चंद दिनों में मैं रिवील करूंगा अपना 3 साल का प्रोग्राम और 7 साल का प्रोग्राम।
ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा सर कि मैं किसी दिन आपसे 1-to-1 पूरा एक प्रोग्राम भी डिज़ाइन करूँ और उसके साथ बात करूँ। अच्छा, मेरे साथ रहिएगा ज़रा फवाद साहब, एक और सवाल मैंने आपसे करना है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करूँ। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि ये रीयूज़ हुई है टेक्नोलॉजी, ये जो क्राफ्ट्स हैं ये रीयूज़ हुए हैं, ये क्या बात है डॉक्टर साहब? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आ रही है। जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी थी, मतलब जो हम लॉन्च करते थे वो हमें वापस नहीं मिलता था। किसी न किसी तरह से हम उस कैप्सूल से वो क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आते थे। जो कार्गो होता था और जो स्पेसक्राफ्ट्स होते थे वो ज़ाया हो जाते थे। ये जो टेक्नोलॉजी है जो स्पेस एक्स के पास है और जो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, जो फैल्कन 9 है या फिर जो ड्रैगन इनका वो है स्पेसक्राफ्ट है, कैप्सूल है जिसमें ये लोग एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को लॉन्च करेंगे, कार्गो को वहां तक ले जाएंगे, ये रीयूजेबल हैं मोस्टली। मतलब इनमें से जो भी हम ऊपर भेजेंगे वो फिर हम वापस ले आ सकते हैं। इससे स्पेस की एक्सप्लोरेशन का जो कॉस्ट है ना वो सिग्निफिकेंटली नीचे आता है। इसमें बहुत सारी जो मतलब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में जो मेन रोल अदा कर रहा है वो मटेरियल्स जो यूज़ हो रहे हैं और जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि वर्टिकली उनको जो मतलब स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनको और दोबारा लैंड करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि मून के ऊपर कॉलोनीज बनाई जा रही है या इसका प्लान है, और मार्स मिशन की भी बात हो रही है। ये कॉलोनीज बनाना, इसके पीछे क्या हिकमत अमली, यानी ये क्यों कॉलोनीज बनाई जा रही है, क्यों सोचा जा रहा है? देखिए, जब स्पेस रिसर्च की बात करते हैं तो ये एक ओपन ग्राउंड है। मतलब वहाँ पर स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका क्लैरिटी किसी को नहीं है। हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस एस्टिमेशन से बात करते हैं। कोई कहता है कि चांद के ऊपर ये है तो कोई कहता है मार्स के ऊपर ये है। वो सारी कैलकुलेशंस हैं, जाहिर सी बात है अप्रोक्सीमेशंस हैं। साइंटिस्ट किसी न किसी तरीके से उन कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, लेकिन वो सारी बातें कंक्लूसिव नहीं है। आप देखें, बहुत रिसेंटली तक ये नहीं मालूम था कि चांद के ऊपर पानी है, और आप कह रहे हैं कि जो रेगुलेट है चांद के ऊपर, जो चांद की मिट्टी है रेगुलेट, उसके नीचे सारा आइस है। आइस तो फिर पानी है। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था अब तक का कि कॉलोनाइजेशन के लिए वो ईंधन का था। अब अगर पानी है और वहां पर डायरेक्ट सनलाइट है तो पानी को आप हाइड्रोजन में तब्दील कर सकते हैं, जो कि एक ईंधन है। यानी किसी आज से 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद या 50 साल बाद, हम ये देखेंगे कि वहां पर इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, घर बने होंगे लोगों के, वहां जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये मकसद है। ये हमारी लाइफ टाइम में भी हो सकता है। और जहां तक कॉलोनाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, मून पे तो देखें इंसान जा चुका है, चांद पे। मुझे तो लगता है कि शायद मार्स पे भी इंसान कॉलोनाइज कर सके। जो सबसे बड़ा जो वहां पर प्रॉब्लम है अभी तक का, वो रेडिएशंस का है कि आप जो गैलेक्टिक रेडिएशंस जो आती हैं दूसरे गैलेक्सीज से, उनसे आप कैसे मतलब बचें। तो उसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आप जैसे देखें कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक एटमॉस्फेयर है, जो कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड उस एटमॉस्फेयर को तश्कील देती है, और उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। आप मार्स की बात करें या चांद की बात करें तो वहाँ पर वो एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसे एविडेंसेस हैं और ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं कि आप आर्टिफिशियली भी एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी सैयारे के, किसी प्लैनेट के गिर्द आप खुद बना सकते हैं। और अगर आप उस चीज को बना सकते हैं, ऐसी इंडिकेशंस हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि वहां पर भी वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो जमीन के ऊपर है वो वहां पर भी होगा। जो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एक एबंडेंस है, फिर वो वहां पर भी क्रिएट किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो फिर कॉलोनाइजेशन इज क्वाइट पॉसिबल। डॉक्टर साहब, मार्स मिशन की बातें हो रही हैं, यानी हम मून से निकल गए, यानी लोग जा चुके हैं, अब उसके करीब पर ये भी नहीं सोचा जा रहा था कि कॉलोनीज बनेंगी। अब मार्स मिशन की बातें हो रही हैं, इस पर अभी तक क्या रिसर्च या काम हो चुका है? क्या वहां भी नई कॉलोनीज बनाने का सोचा जा रहा है? देखिए, सोच जैसे कहते हैं कि आपको हमेशा एम्स हाई रखने चाहिए, और रिसर्च में जब भी आप एम करते हैं तो आप ऐसा चैलेंज उठाते हैं जो कि आम इंसान को या आम तौर पे वो इम्पॉसिबल समझा जाता हो, लेकिन साइंटिफिकली एविडेंसेस हों कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अब साइंटिफिकली तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन हो या चांद पे कॉलोनाइजेशन की जाए। और लोग तो टाइटन की बात कर रहे हैं जो कि मार्स से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो ये जो चीजें हैं ये साइंटिफिकली
आप अगर साइंस की रूह से सोचें तो इनकी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप आम फहम की बात करें तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। नहीं है। वेरी राइट। फवाद साहब आप मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा अहम काम पाकिस्तान में, फवाद साहब, सबसे बड़ा अहम काम तो बेहतरीन साइंटिस्ट पैदा करना है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ उन्हें पाकिस्तान में ही प्लेटफॉर्म मुहैया करना है फवाद साहब। लेकिन रिसर्च वर्क पाकिस्तान का ना तो मेयारी है और ना ही यहाँ की इजादात को उस तरह से कोई पजीराई मिलती है, और प्लेटफॉर्म तो हरगिज कहीं दिखाई नहीं देता। फवाद साहब, इसके लिए क्या काम हो रहा है? ये मैं एक सेकंड बाद आता हूँ। एक जो आपने सवाल पूछा था ना, और जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ये रीयूजेबल है और दोबारा जा सकता है, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला जो स्पेस में बना हुआ है वो स्पेस डेब्रे है। जो रॉकेट्स भेजते हैं वहां पे तबाह हो जाते हैं, उनके टुकड़े जो हैं वो खला में जो है वो रह जाते हैं, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो उन रॉकेट्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए जो भेजे जाते हैं, और फिर जाहिर है कि वो जमीन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त इंडिया ने जो अपना स्पेस प्रोग्राम बनाया, वो चूंकि उन्होंने बिल्कुल अपना उसमें केयर नहीं की, और जो चंद्रयान था या जो बाकी सैटेलाइट्स थे उनके, वो अब बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो उसके जो हमारा जो स्पेस डेब्री है उसमें वो उन्होंने बहुत इजाफा किया है इंडिया ने, और अपना इररिस्पॉन्सिबल जो प्रोग्राम चलाया उसकी वजह से। लेकिन ये जो प्रोग्राम अभी ये स्पेस एक्स जो है, इसमें जो सबसे बड़ी एक इनोवेशन जबरदस्त चीज है वो यही है कि ये ना सिर्फ ये रॉकेट, ये गाड़ी जो है, ये एक दफा जाके वापस आएगी, बल्कि ये दोबारा यूज हो सकेगी, और इसीलिए इसमें एक बहुत बड़ी खर्चा भी बहुत बड़ा इसमें बचा है, और रीयूजेबल होने की वजह से ये जो हम बात कर रहे हैं कि इससे आपका स्पेस टूरिज्म और लोगों को लाना ले जाना, ये सारे काम हो सकेंगे, उसकी एक बहुत बड़ा तरफ ये कामयाबी है। अब आगे जहाँ तक पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे इसकी कई वजूहात है। 1980 में जब अफगानिस्तान में मामला शुरू हुआ, तो उस वक्त हमने अमेरिका और बाकी जो उस वक्त सारे अलायंस थे, उनके कहने के ऊपर हमने मदरसे तो बहुत बना दिए। उस वक्त हमें ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, हार्वर्ड का, येल का, इनके कैंपसेस भी बनाए, MIT का। अगर हम उस वक्त ये कहते तो वो चीजें यहाँ पे बन जाती हैं, और आज हमारी HR जो है वो कहाँ पे होती। अब 1980 की दहाई में हमने ये गलती की कि हमने वो नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ना, पाकिस्तान में तो हम जब ये बहस कर रहे हैं कि चांद देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता, अब ये मजहब का खेज बात है ना, कि अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हम ये बहस कर रहे हो, लेकिन ये बहस चल रही है अब। तो इसलिए जब तक जो है वो हम अपने लोगों को डेवलप नहीं होंगे, चीजें आगे नहीं जा सकती, और डेवलप आप होते हैं एजुकेशन से। अब इंशाल्लाह ये जो मैं 3 साल का अपना प्रोग्राम ला रहा हूँ, इसमें हमारा यही इरादा है कि हम 16 पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे, और 30 कॉलेजेस जो है उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जाएंगे टू स्टार्ट विद, और फिर 7 साल में हम इस तरह से इसको अपना मामले को बढ़ाएंगे, क्योंकि जाहिर है हमने अपनी यूनिवर्सिटीज को, स्कूल, कॉलेजेस को, और स्पेशली कॉलेजेस को, वो हमने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। वो एक लंबी अब एक हमारी एफर्ट है, और वो हमें करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ब्लेस यू फॉर दिस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करने के लिए? आप तो पाकिस्तान में पढ़े हैं, वहाँ कैम्ब्रिज में पढ़ा भी रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान और वहाँ होने वाली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काम है, किस हद तक और क्या फर्क है? आपको क्या नजर है, क्या होना चाहिए जिससे हम उनके करीब पैरेलल आके खड़े हों? देखें, जो हमारा जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है उसमें बहुत सारी कमी पेशियां हैं, लेकिन आप ये देखें कि जो माइंड्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि यही लोग like you are sitting over there and teaching over there, like you're a brilliant brain of Pakistan. There are many people, here and elsewhere, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो रिसर्च में देखिए, रिसर्च की ब्यूटी क्या है कि आप जो काम दुनिया में हो रहा होता है आप उस पर बिल्ड करते हैं, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम पाकिस्तान में अभी कोई काम करेंगे, अगर आप देखें, आप उन्हीं रिसर्चर्स को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप जैसे कि फौज साहब बात कर रहे हैं कि वो 16 यूनिवर्सिटीज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंशाल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। अगर वो हो तो जो माइंड्स हैं वहां पर, दे आर कैपेबल इनफ कि वो जो दुनिया में काम हो रहा है उस पर बिल्ड करें, compete कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल अगर स्पेस एक्स वो चीजें बना रहा है तो वी डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील ना, वो Yeah. चीजें जो बना रहे हैं वहां पर उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम आगे की चीज सोच सकते हैं, आगे की कोई चीज कर सकते हैं। अब देखें स्पेस एक्स चीजें बना रही है, आपको पता है जो उनके जो टैंक्स बनते हैं, ये जो फैल्कन वगैरह के जो स्पेस क्राफ्ट के, वो लिथियम एल्यूमिनियम उसके एलॉयज के हैं। लिथियम के सबसे बड़े जखार तो हमारे पास हैं, अफगानिस्तान में हैं या फिर यहाँ पर बलूचिस्तान में शायद हो, तो हम उनको क्यों बरूकार नहीं ला सकते। डॉक्टर साहब मेरा बड़ा तो दिल इसी कर रहा है मैं तरह- मजीद आपसे मजीद बात करूं, और मैं चाहूंगा कि किसी दिन प्रोग्राम डिजाइन करके आपसे स्पेशली बात करूं। फवाद चौधरी साहब आपने मेरे मसरूफ थे उसमें से टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आपने पाकिस्तान के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हमने ज्वाइन किया। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।